हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे भारत के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक, जो कि मुगल साम्राज्य है। ठीक है। और इसमें हम बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और फिर उसके बाद के साम्राज्य के पतन तक के पूरे इतिहास को हम आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है। और ये वीडियो जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और इसको लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, आइए हमारे सारे साथी आ जाएं, जुड़ जाएं, हम लोग बस शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए आज के टॉपिक में क्या क्या कवर हो रहा है। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन, इन सभी पर चर्चा होगी। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला हमारा होने वाला है बाबर, जो 1526 से 1530 इसका शासनकाल रहता है। ठीक है। बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को फरगना फरगना में होता है, जो कि फरगना अब वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में फरगना हमारा है मौजूदा उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। ठीक। मौजूद जो अभी इस टाइम है वर्तमान में कहाँ? उज्बेकिस्तान में फरगना है। वंश, बाबर का वंश क्या होता है, तो बाबर का वंश जो है तैमूर, पिता की ओर से तैमूर वंश का होता है और माँ की ओर से चंगेज खान का वंशज है बाबर। भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में करता है बाबर। ठीक है। उसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होती है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली सल्तनत का अंत किया। ठीक है। उसके बाद उसके बाद 1527 में खानवा की लड़ाई होती है। बाबर वैस राणा सांगा, जिसमें बाबर विजयी होता है। फिर उसके बाद 1528 को चंदेरी की लड़ाई होती है, जिसमें बाबर और मोदिनी राय दो के बीच में होती है। उसके बाद बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है और बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में होती है। अब आगे बारी है हुमायूं की। इसकी हुमायूं, आओ देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन था? तो हुमायूं हमारा बाबर का पुत्र था। शासन की शुरुआत में अफगान और बंगाल के शासकों से संघर्ष करना पड़ा था हुमायूं को बहुत। तो 1540 में शेर शाह सूरी से कन्नौज की लड़ाई में हार गया और फिर उसके बाद हुमायूं को ईरान भाग गया। ठीक है। जब शेर शाह सूरी से कन्नौज की लड़ाई हुमायूं हार जाता है तो वह कहाँ भागकर शरण लेता है, तो ईरान में। ईरान भागकर शरण लेता है और उसके बाद क्या करता है, 1555 में 1555 में वापस आता है और दिल्ली में फिर से कब्जा करता है। ठीक है। हुमायूं जो है दिल्ली पर पुनः कब्जा कब करता है, तो 1555 में दिल्ली में वह पुनः कब्जा करता है। 1556 में सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो जाती है और जिसका हुमायूं का मकबरा दिल्ली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थित है। ठीक है। आगे देखो, शेरशाह सूरी। अब नंबर लगता है शेरशाह सूरी का, जिसका शासनकाल 1540 से 1545 तक होता है। मूल नाम उसका है फरीद खान। शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम है वो है फरीद खान। ठीक, फरीद खान। फिर उसके बाद
यह अफगान शासक है, मूल शासक जो है अफगान है का है। हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार करता है। प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध होता है। शेर शाह सूरी जो है वो प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से इसका पहला काम होता है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण काम, जिसको हम क्या कहते हैं, जीटी रोड भी कहते हैं, जिसको हम जीटी रोड जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड को। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो शेर शाह सूरी के द्वारा और भी जो काम है। एक तो मुद्रा व्यवस्था करता है, तो मुद्रा जो है शेर शाह सूरी के समय में मुद्रा में चांदी का रुपया चलता है। ठीक, जमींदारी व्यवस्था को सुदृढ़ करता है शेर शाह सूरी अपने शासनकाल में। मील के पत्थर, सराय, धर्मशाला, डाक व्यवस्था आदि इन सारी व्यवस्थाओं का जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है, कलिंजर के युद्ध में घायल होकर के मृत्यु हो जाती है शेर शाह सूरी की। कब मृत्यु होती है? तो 1545 ईस्वी में मृत्यु होती है। इसी कड़ी में आगे है हमारे अकबर। अकबर अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहने वाला है। हुमायूं का पुत्र 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। अकबर जो है वो हुमायूं का पुत्र है और 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ जाता है अकबर। ठीक है, आरंभिक वर्षों में बैरम खान इनका संरक्षक करते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में होती है, जो कि अकबर के समय में होती है और अकबर और हेमू के बीच होती है, जिसमें अकबर की जीत होती है। प्रशासनिक सुधार, अकबर के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए हैं उनको देखते हैं। मनसबदारी प्रथा प्रणाली और दहशाला व्यवस्था, ये सभी प्रशासनिक सुधार हैं। और धार्मिक नीतियां अकबर की हम देख लेते हैं। अकबर की धार्मिक नीति क्या क्या होने वाली है? तो अकबर की धार्मिक नीति सुलह एक कुल नीति। सुलह एक कुल नीति है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान भाव से देखना ये है। इसके अंदर दीन ए इलाही की स्थापना अकबर करते हैं। इबादत खाना की स्थापना करते हैं फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, विवाह संबंधों और राजपूत नीति के साम्राज्य को एकजुट किया। विवाह संबंधों और राजपूत नीति से साम्राज्य को गठित करते हैं ये। उसके बाद दरबारी इतिहासकार अबुल फजल अकबरनामा आईने अकबरी लिखते हैं। ठीक है, दरबारी इतिहासकार इनके अकबर के समय में दरबारी इतिहासकार कौन रहते हैं? तो दरबारी इतिहासकार हमारे अबुल फजल रहते हैं, जिनके द्वारा अकबरनामा लिखा गया और आईने अकबरी लिखी गई। ठीक, इस कड़ी में हमारे आगे नंबर आ जाता है जहांगीर जी का। तो जहांगीर असली नाम इनका था सलीम। जहांगीर का असली नाम क्या है? सलीम है। और अकबर के बाद सत्ता में आते हैं तो जहांगीर जो है अकबर के बेटे हैं। न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। न्याय के जंजीर चेन ऑफ जस्टिस है। उनकी पत्नी नूरजहां के शासन में प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति 1608 ईस्वी में दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? तो जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति दे दी जाती है, जिससे अंग्रेज भारत में व्यापार की अपनी कोठियां बनाने का काम शुरू कर देते हैं। आ जाओ आगे देखो। जहांगीर चित्रकला और बागवानी को बढ़ावा देते हैं। जहांगीर के शासनकाल के समय ही कवि तुलसीदास और संत मीरा के समय का सम्राट है। ठीक है, मतलब कि जहांगीर के शासनकाल के टाइम ही तुलसीदास और मीरा ये दोनों भी उसी टाइम के कवि हैं। अब नंबर लगता है औरंगजेब का। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहने वाला है। शाहजहां का पुत्र है। भाइयों से युद्ध करके सत्ता प्राप्त करता है। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान है। दीन ए इलाही को खत्म कर दिया। जजिया कर को पुनः लगा देता है। औरंगजेब जजिया कर को पुनः लगा देता है। शिवाजी और मराठों
शिवाजी और अन्य मराठों से संघर्ष करता है। ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या सिखों के विरोध को बढ़ा देता है। गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देता है, जिससे सिखों का विरोध औरंगजेब के विरुद्ध खूब हो जाता है। लंबे दक्षिण भारत अभियान में लगा रहता है। लंबे समय तक औरंगजेब क्या करता है, वो दक्षिण भारत के अभियानों में ही लगा रहता है, जिससे अन्य क्षेत्रों में इसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। 1707 में मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा। तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, और उसके बाद साम्राज्य कमजोर होने लगता है। वास्तविक रूप से तो देखें तो जो साम्राज्य की कमजोरी का कारण रहता है, वो लंबे समय तक औरंगजेब का दक्षिण भारत में अभियान में लगे रहना होता है। ठीक है। इसी के कारण जो है ये अपने दक्षिण में रहता है, तो वहां पे युद्ध वगैरह सब में लगा रहता है। तो जो इसके अन्य क्षेत्र हैं जहां इनका शासन विस्तार फैला हुआ है, तो वहां पर इनकी उन एक क्षेत्रों को ये देख नहीं पाता है, तो वहां के राजा, छोटे छोटे राजा विद्रोह कर देते हैं और खुद को अलग करने का प्रयास करने लगते हैं, और इनके महल में आपसी जो है सत्ता को लेकर के फूट भी पड़ जाती है। तो इस तरीके से ये सब होता है। और ये दक्षिण भारत अभियान में लगे रहते हैं, तो वहाँ पे अत्यधिक धन की खर्च भी होती है। तो ये सब कारण रहते हैं इनके साम्राज्य के विघटन की। ठीक। आगे देखेंगे। आगे हमारा है मुगल साम्राज्य का पतन 1707 के बाद। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। प्रशासनिक तंत्र कमजोर हो जाता है और क्षेत्रीय शक्तियां, मराठा शक्ति, सिख शक्ति, राजपूत, बंगाल, अवध, हैदराबाद में मजबूत होती हैं। उसी टाइम जो है इनके मराठा शक्ति का अभ्युदय हो जाता है शिवाजी राजे के टाइम में। तो ये सभी जो है कड़ियां मुगल साम्राज्य को कमजोर बना देती हैं। विदेशी आक्रमण। नादिर शाह 1739 में विदेशी आक्रमण करता है, और दूसरा भी अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली भी मौका देख करके आक्रमण करता है। 1857 में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हटा दिया। अब क्या होता है, 1857 की जब क्रांति होती है, उसी टाइम, उसके पहले अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को, जो मुगल सम्राट के अंतिम शासक रहते हैं, उनको हटा देते हैं गद्दी से। ठीक है। मुगल साम्राज्य का अंत औपचारिक रूप से 1858 ईस्वी में हो जाता है। अब हम इसी जो है क्रम में इसी टॉपिक से संबंधित अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जो मुगल साम्राज्य से संबंधित हैं, जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और हमेशा भी पूछे जाते हैं, जो बनते हैं। ठीक है। वो थ्योरी टाइप प्रश्न है जो आपको शॉर्ट आंसर लिखने में मदद होती है। तो देखिए, शॉर्ट लॉन्ग आप कैसा भी करके उसको अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हैं, और उसमें एडिटिंग अपने हिसाब से कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या आप सेम टू सेम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बाबर के कहाँ गया, सॉरी, देखो, बाबर के आगमन के कारण और परिणाम। ठीक है। तो भारत में तो बाबर के आने से क्या क्या बदलाव हुए, वो सब चीजें देखते हैं। भारत आगमन के कारण बाबर के क्या थे, भारत में आने का कारण क्या था बाबर का, तो भारत की संपत्ति और राजनीतिक अस्थिरता ने बाबर को आकर्षित किया। भारत की जो संपत्ति है वो और राजनीतिक अस्थिरता, उसने बाबर को भारत की ओर आकर्षित किया। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी अलोकप्रिय था। बाबर के पूर्वजों की भारत पर विजय, ठीक है, तैमूर की प्रेरणा बनती है। अफगानों व राजपूतों में एकता का अभाव होता है। बाबर को काबुल में सत्ता स्थिर करने के लिए नए संसाधनों की आवश्यकता थी, तो जिसके लिए बाबर भारत पर आक्रमण करता है, भारत में आता है और यहाँ से धन संपत्ति लूटता है।
बाबर के भारत में आगमन के क्या परिणाम होते हैं वो देख लेते हैं। तो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, इब्राहिम लोदी पर विजय और फिर दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। दूसरा, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, मध्य एशिया की संस्कृति और शासन प्रणाली भारत में आती है। ठीक, बाबर ने तुजुक ए बाबरी के माध्यम से तत्कालीन भारत का वर्णन किया। तुजुक ए बाबरी ये बाबर की रचना है और इसके माध्यम से जो है भारत का वर्णन बाबर करता है। ठीक है, भारत में तोप खाना और युद्ध की नई तकनीकें आई। भारत में तोप खाना और युद्ध की नई तकनीकी आई क्योंकि तोप का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में बाबर के द्वारा ही किया गया था युद्ध में। ठीक, आगे है शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधार। अगला है, पहला है, देखो प्रशासनिक सुधार में प्रमुख सुधार है राजस्व व्यवस्था का। भूमि को नाप कर दहशाला पद्धति जैसी व्यवस्था उपज के अनुसार कर का निर्धारण करता है। राजस्व व्यवस्था में शेरशाह ये काम करते हैं। ठीक, एक मिनट होल्ड करेंगे। हाँ, आ जाइए फिर से। सड़क निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर तक सड़क निर्माण होता है। जीटी रोड जो वर्तमान में जीटी रोड के नाम से जानी जाती है। सड़क डाक प्रणाली, हर कोस पर सराय व घुड़सवार डाक व्यवस्था की शुरुआत भी होती है। मुद्रा व्यवस्था, तो चांदी का रुपया चलाते हैं और तौल में स्थिरता की व्यवस्था करते हैं। न्याय व्यवस्था, ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति होती है। सैनिक व्यवस्था में सेना का केंद्रीकरण किया जाता है। मानता, अकबर ने कई व्यवस्थाएं शेरशाह सूरी की व्यवस्थाओं से अपनाई। शासन व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और जनता के अनुकूल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करिए, ऐसा प्रश्न बनता है। सुलह ए कुल, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता है। जजिया कर का समाप्त होना, इबादत खाना की स्थापना, विभिन्न धर्मों के विद्वानों से संवाद होता था इबादत खाना में। दीन ए इलाही, एक नई धर्म सांप्रदायिक विचारधारा की शुरुआत होती है। और राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का मिसाल होता है। विश्लेषण, समाज में धार्मिक सहिष्णुता और स्थिरता बढ़ी, मुस्लिम संबंधों में संतुलन बना। दीन ए इलाही सफल नहीं हुआ, लेकिन अकबर की सोच दूरदर्शी थी। अकबर की धार्मिक नीति ने उसके शासन को मजबूत बनाया। ठीक है, औरंगजेब की नीति और मुगल साम्राज्य के पतन का संबंध। औरंगजेब की नीति है कट्टर धार्मिक नीति, मंदिरों का विध्वंस होता है। जजिया करके पुनः वसूली करते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत का लंबा सैन्य अभियान, धन और सेना की हानि होती है। औरंगजेब की प्रमुख एक नीति में दक्षिण भारत का जो है सैन्य अभियान रहता है, उसमें जो है धन और सेना की बहुत हानि होती है। ठीक, मराठों राजपूतों सिखों से संघर्ष, होता है जिससे असंतोष हो जाता है, संपूर्ण साम्राज्य में असंतोष हो जाता है। उत्तराधिकार संघर्ष को रोकने में असफल रहते हैं। कला संस्कृति को संरक्षण नहीं देते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन से संबंध, धार्मिक अहिष्णुता से साम्राज्य में दरार पैदा हो जाती है। क्षेत्रीय शक्तियाँ स्वतंत्र होने को प्रयास करती हैं और होने लगती हैं।
केंद्रीय नियंत्रण कमज़ोर हो जाता। अब एक ही क्षेत्र में बार बार सैन्य अभियान होने से जो है इनका केंद्र में नियंत्रण कम हो जाता है, क्योंकि ये दक्षिण में ही बार बार सैन्य अभियान कर रहे थे तो वहीं पे ही व्यस्त रह रहे हैं। औरंगजेब के बाद कोई शक्तिशाली उत्तराधिकारी भी नहीं होता है मुग़ल साम्राज्य में, ठीक है। तो इसके कारण भी मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है। चलो ठीक है, अब एक बार हम इसको फिर से शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं पूरा सिलेबस, जितना अभी हम जब तक हमने जो पढ़ा वो सब एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो, बाबर का आगमन, मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत होती है बाबर से जो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का शासक बनता है, ठीक है। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा को लिखा है, तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा और तोपखाने और घुड़सवार सेना को प्रभावी प्रयोग किया। तोपखाना और घुड़सवार सेना का प्रभावी प्रयोग किया है। उसकी जीत ने भारत में मुग़लों की नींव रखी। बाबर की जीत के कारण ही मुग़लों का आगमन भारत में संभव हो पाया। फिर उसके बाद है हुमायूं और शेरशाह। आगे देखेंगे हुमायूं और शेरशाह। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं सत्ता में आता है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता। शेरशाह सूरी ने 1540 में उसे हरा करके दिल्ली की गद्दी छीन ली। शेरशाह सूरी जब वह बाबर को हरा करके दिल्ली की गद्दी कब छीन लेते हैं तो 1540 में, ठीक है। शेरशाह ने शानदार प्रशासनिक सुधार किए, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड, रुपये और डाक व्यवस्था की प्रणाली को अपनाते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद जो है दिल्ली पर कब्जा कर लेता है फिर से हुमायूं। अब अकबर का शासन व्यवस्था देखते हैं। हुमायूं के बेटे अकबर ने मुग़ल साम्राज्य को बुलंदी पर पहुंचाया। अकबर ने दीन ए इलाही जो है, सुलह ए कुल और मनसबदारी प्रणाली जैसे प्रशासनिक व धार्मिक सुधार किए। प्रशासनिक व धार्मिक सुधार करते हैं। राजपूतों से संबंध सुधार कर एक मजबूत विविधतापूर्ण साम्राज्य खड़ा किया जाता है। उसका दरबार कला, संस्कृति और न्याय का प्रतीक बनता है। जहांगीर और नूरजहां। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर आया। वो न्यायप्रिय शासक था। उसने न्याय की जंजीर लगवाई। उसकी पत्नी नूरजहां ने शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहांगीर के समय अंग्रेजों ने भारत में व्यापार की शुरुआत की। औरंगजेब और साम्राज्य का पतन। अब अंतिम ये लास्ट बिंदु है, औरंगजेब और उसका साम्राज्य का पतन। औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों से युद्ध किया और सभियों को मार कर सत्ता में अपना वर्चस्व स्थापित किया। वह एक कट्टर शासक था। जजिया कर फिर से लागू किया, मंदिर तोड़वाए और दक्षिण में लंबा युद्ध चलाया, ठीक है। उसकी नीतियों तो उनकी नीतियों से जो है साम्राज्य में असंतोष फैला। मराठा, सिख और राजपूतों ने विद्रोह शुरू कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। मुगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगता है। 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होता है बहुत तेज़ी के साथ, लेकिन उससे पहले भी षड्यंत्र जो थे वो होने लगे थे। मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब के बाद कमज़ोर शासकों ने सत्ता संभाली, जो कि आंतरिक षड्यंत्रों को संभाल नहीं पाए और ना कि अपने साम्राज्य का केंद्रीकरण कर सके। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारी दिल्ली को लूटकर चले गए। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है।
तो दोस्तों, ये थी भारत में मुगल साम्राज्य की संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको परीक्षा में मदद करेगा और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके बताएं अगला वीडियो टॉपिक किस पर चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। वैसे तो मैं जो है चैप्टर वाइज ही क्रमशः लेके आऊँगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक पहले पढ़ना है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।